नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबरदार में। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो लखनऊ से है कि हाथरस केस पर अपडेट आया है। सीबीआई ने हाई कोर्ट में पेश कर दी है स्टेटस रिपोर्ट। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही है। हाथरस डीएम को नहीं हटाने से नाराज है कोर्ट। देखिए, जो सीबीआई है वो 10 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट फाइनल करके देगी। उसको टाइम एक्सीड कर दिया गया है क्योंकि कोर्ट ने ये भी पूछा कि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आखिर क्या कारण है। तो उन्होंने अपने एक्सक्यूजेज रखे हैं, लेकिन 10 दिसंबर तक का टाइम दिया गया कि तब तक आप सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कमिंग डेट है वो 16 दिसंबर है। तब तक कोर्ट को शायद एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। यस, थैंक यू जी। हाँ। तो बड़ी खबर हाथरस मामले को लेकर। हाथरस मामले पर सीबीआई ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है और लखनऊ बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। हालांकि हाथरस के डीएम को नहीं हटाने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की, क्योंकि डीएम पर ही आरोप लगा था कि पीड़ित परिवार के साथ डीएम ने बदसलूकी की है और पीड़ित लड़की कि डेड बॉडी को रात के अंधेरे में जलाया गया। ये फैसला भी हाथरस के डीएम ने ही लिया था, जिसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसे लेकर सवाल हाईकोर्ट ने भी उठाया। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या कुछ हुआ आज स्टेटस रिपोर्ट में और क्या बातें? देखिए, स्टेटस रिपोर्ट को तो गुप्त रखा गया है और कोर्ट की ओर से कहा गया है कि सीबीआई की जो भी इन्वेस्टिगेशन है ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसका कोई भी पॉइंट मीडिया में या कहीं भी लीक नहीं होना चाहिए। तो स्टेटस रिपोर्ट को तो फिलहाल बिल्कुल गुप्त रखा गया है। और ये बात पिछली तारीख में भी कोर्ट ने कहा था कि डीएम को वहां पर क्यों नहीं हटाया गया था, डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। तब सरकार की ओर से कहा गया था कि ठीक, हम अगली तारीख में आपको बताएंगे, जबकि एसपी को सस्पेंड कर दिया गया था। आज भी वही सवाल उठा, तो नाराजगी कोर्ट ने आज भी जताई है कि जब एसपी को सस्पेंड किया गया है तो डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। अभी फिलहाल 16 दिसंबर अगली डेट दे दी गई है और सीबीआई को थोड़ा सा टाइम मिल गया है कि वो शायद तब तक कुछ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा के कुछ नए पॉइंट्स और जानकारियों के साथ तब तक शायद पॉलीग्राफ टेस्ट की भी रिपोर्ट आ जाए। तब 16 दिसंबर को एक फ्रेश जो अपडेट होगा वो सीबीआई अपनी तरफ से दाखिल करेगी। जी धन्यवाद ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को। तब तक सीबीआई को बोला गया है कि अपनी तरफ से पूरी तैयारी, पूरे कागजात तैयार कर ले सीबीआई। और प्रदेश में आज एक और बड़ी खबर। यूपी में 6 महीने के लिए एस्मा लगा दिया गया है, यानी कि अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। राज्य सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किया। कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एक बड़ा फैसला यूपी सरकार ने लिया है। सरकार बेहद गंभीर है। यही वजह है कि कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले कर रही है। कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक एस्मा लगा रहेगा। यानी कि अब कोई सरकारी कर्मचारी संगठन हड़ताल पर अगले 6 महीने तक नहीं जा सकेंगे। अनामिका सी, न्यूज 18 लखनऊ। और इसी बीच केंद्र सरकार ने भी नई गाइडलाइंस जारी की है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो 1 दिसंबर से अब 30 दिसंबर तक लागू होंगी, 31 दिसंबर तक लागू होंगी। केंद्र शासित और प्रदेश सरकारों में ये नियम लागू किया जाएगा। सख्ती से नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन के मापदंड सख्ती से लागू हो। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर आंशिक पाबंदी अब भी जारी रहेगी। सिनेमा हॉल की बात करें, एग्जीबिशन हॉल्स की बात करें, यहां पर भी लोगों की संख्या कम रखी जाएगी। सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर भी गाइडलाइंस है। 200 से ज्यादा लोग किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। इधर नोएडा दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से ही नोएडा में संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है, लेकिन इसे लेकर नोएडा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोरोना की वैक्सीन रखने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और जहां नहीं है वहां पर तैयार किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में किसी भी तरह की लॉकडाउन की संभावना नहीं है और न ही मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाने की ही कोई योजना है। वैक्सीन आजकल आ गए, उसका सबका प्रबंधन हमारा कोल्ड चेन का, जिसका सेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसमें टेम्परेचर थोड़ा सा भी डाउन होने पर हमको अलर्ट आ जाता है। ये पूरा सिस्टम हमारा पहले से स्थापित है। उन जगह पर जहाँ पर हमको लगता है कि थोड़ा हमको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, वो भी हमने पैसा दे के कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए कमरों का। वहाँ पर वॉक इन कूलर, वॉक इन डीप फ्रीज़र, ये जो भी हमको चाहिए, या डीप फ्रीज़र हमको जो चाहिए, इसका भी प्रबंधन हमने कर दिया। 15 दिसंबर तक हमारे जितने भी जो बचे कुचे हैं वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा वैक्सीन एक्सेप्ट करने के लिए जब भी तैयार होगा। तो एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी रोकथाम के लिए सरकार से लेकर कोर्ट तक सख्त हो गई है। न्यायालय के आदेश के बाद कानपुर में ड्रोन कैमरों से बाजारों पर निगरानी की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके अब भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी दिख रहे हैं सार्वजनिक जगहों पर जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं। अब जो भी बिना मास्क के दिखेगा उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। अस्थायी जेल में 24 घंटे तक रखा जा रहा है और उनका चालान भी काटा जाएगा, ये प्रशासन की ओर से कहा गया है। जो माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। जो भीड़ भाड़ वाले स्थान और जो मार्केट हैं वहाँ पे ड्रोन से निगरानी करके अगर लोग मास्क का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही जो संबंधित थानाध्यक्ष हैं उन पे भी उन्हें भी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए हैं और अब उन लोगों की खैर नहीं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। वो लोग समाज के लिए भी हानिकारक हैं और अपनी जिंदगी के लिए भी हानिकारक हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कदम उठा रही है, यही वजह है कि WHO ने भी यूपी गवर्नमेंट की तारीफ की है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर। इधर भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम योगी ने ट्वीट कर इस मुलाकात को अद्भुत बताया। उन्होंने लिखा कि हमने फ्रांस और भारत के बीच संबंधों को और मजबूत करने के साथ ही प्रदेश की विशाल क्षमता का लाभ उठाने के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा की है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद फ्रांस के राजदूत आज देर रात गोरखपुर पहुंच जाएंगे। कल सुबह 7 बजे के करीब वो गोरक्षनाथ मंदिर में होंगे, जहां भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और गौशाला जाएंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में करीब 2 घंटे तक रहने का कार्यक्रम है और नाथ संप्रदाय के बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे। गोरखपुर के डीएम के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। डीएम उन्हें बताएंगे कि अगर फ्रांस के निवेशक गोरखपुर पहुंचते हैं, वहां निवेश करते हैं, तो उन्हें यहां किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पहले वो 6:40 पर गोरखनाथ मंदिर आएंगे। मंदिर के तरफ से उनके गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन आदि की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। मंदिर परिसर का भ्रमण करेंगे। फिर भ्रमण करते हुए फिर वो गौशाला जाएंगे। गौशाला में गाय को देखेंगे। गाय को देखने के बाद पूरा निरीक्षण करेंगे। फ्रांस के राजदूत कल 2 घंटे के करीब गोरक्षनाथ मंदिर में रहेंगे और वो यहाँ पे सबसे पहले भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद वो गौशाला में जाएंगे, जहाँ पे गायों को गुड़ चना खिलाएंगे, चारा खिलाएंगे और फिर वो वापस गोरक्षनाथ मंदिर के कार्यालय आएंगे, जहाँ पे उनको नाथ संप्रदाय के बारे में बताया जाएगा कि कितना समृद्ध इतिहास इसका रहा है और किस तरीके से जो गोरक्षनाथ पीठ है वो सामाजिक कार्य कर रही है, किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। इन सारी चीज़ों को फ्रांस के राजदूत को बताया जाएगा। इसी के साथ गोरखपुर के जिलाधिकारी उनसे फ्रांस की कंपनियों के निवेश के बारे में चर्चा करेंगे कि गोरखपुर में किस तरीके से अगर फ्रांस निवेश करता है तो उसको सहूलतें दी जाएंगी और साथ ही गोरखपुर के विकास के साथ साथ फ्रांस का इसमें किस तरीके से फायदा होगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।
तो खास मेहमान के लिए गोरखपुर पूरी तरह से तैयार है। इधर अयोध्या में भव्य भगवान राम का मंदिर जिसका निर्माण शुरू हो चुका है, तो योगी सरकार प्रयागराज में भी भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति लगाने की तैयारी में है। योगी सरकार प्रयागराज के रिंकवेरपुर में दोनों की भव्य प्रतिमा स्थापित करेगी। रामायण सर्किट के अंतर्गत श्री राम वन गमन मार्ग को विकसित करने की योजना है और इसका फैसला लिया जा चुका है। प्रतिमा निर्माण के साथ ही स्थल के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे पूरे इलाके का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। इसके अलावा यहां निषाद राज पार्क भी बनवाया जाएगा, जहां हर साल दीपावली के मौके पर रामायण का पाठ करवाने की योजना है। और यूपी में लव जिहाद कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लव जिहाद कानून पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार नए कानून पर कानून लाती जा रही है, लेकिन ऐसा कानून कब आएगा जिससे किसानों को लाभ मिले, लोगों को रोजगार मिल जाए। कि बस तुम नए कानून लाते ही रहोगे, नए कानून पे नए कानून। कभी ऐसा कानून लाओ कि किसानों को आय दोगुनी जो वादा करो वो मिल जाए। छिबरामऊ में सपा वो सरकार कानून कब लाओगे जिससे नौजवानों को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए? वो कानून कब लाओगे जिससे बिजली का बिल आपको कम देना पड़े? मुख्यमंत्री जी की धन्यवाद है, जो कि आपस में फूट जनता में आपस में बेमनुष्यता होती थी। अब इसका बेमनुष्यता कुछ नहीं होगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को बहुत बधाई दूंगा कि जिस दिन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, ऐसे पीड़ित परिवार परेशान थे, अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजने से डर रहे थे, आज उनके लिए सबको बहुत खुशी का दिन है और ये अच्छे से उन्होंने करके उत्तर प्रदेश में एक मिसाल कायम की है। तो सीएम ने लव जिहाद के मसले पर कानून लाने की बात कही थी, वादा किया था कानून लेकर भी आ गए, लेकिन विपक्ष की मजबूरी देखिए कि इस कानून को पूरी तरह से गलत भी नहीं ठहरा पा रहे। हाँ, कुछ दाएं बाएं की बात जरूर हो रही है। ऐसे लोगों की उत्तर प्रदेश में खैर नहीं जो लव जिहाद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं और अब व्यक्तियों के साथ साथ वो संस्थाएं भी दोषी मानी जाएंगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी जो सामूहिक धर्म परिवर्तन विरुद्ध कराती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाया है। कानून बने ये अच्छी बात है, सख्त कानून बने ये उससे अच्छी बात है, लेकिन लव जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करके केवल भारतीय जनता पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना चाहती है। बात उत्तराखंड की, जहां पर राजधानी देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक लड़का और एक लड़की पहुंच गए। दरअसल यहां गाजियाबाद के रहने वाली एक मुस्लिम लड़की ने देहरादून के रोहित से शादी कर ली। गाजियाबाद कोतवाली में युवती के परिजनों की ओर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर गाजियाबाद पुलिस के साथ लड़की के परिजन भी देहरादून पहुंचे। परिजन उसे जबरन ले जाना चाहते थे, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। बताया ये जा रहा है कि दोनों ने 22 नवंबर को शादी कर ली है। लड़की भी मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने की बात कह रही है। कब शादी की आपने? 21 तारीख को आई थी मैंने, उसके 2 दिन बाद शादी की है। अच्छा जी। तो कहाँ के रहने वाले? गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में आपके परिजनों ने क्या शादी खिलाफ थी? नहीं, उनको कुछ नहीं पता और वो हिंदू को सुनकर कभी शादी नहीं करते, बस मारते ही मारते मेरे को। अच्छा जी, मैं खुद आई हूँ अपनी मर्जी से, किसी का कोई जोर दबाव नहीं है। तो क्यों कि हम उसको ले जाएंगे? लड़की बहुत डरी हुई थी, वह अपनी जान की गुहार लगाती रही। तो प्रशासन से हम बस यही गुहार करते हैं कि वह उसको प्रोटेक्शन दे और जो उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो बिल्कुल करा के दे। दरघोसी के बीएसपी सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली लड़की के खिलाफ जन्मतिथि में हेराफेरी के मामले में मुकदमा दर्ज कराने का आदेश हुआ। वाराणसी सीजेएम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 2019 के चुनाव से पहले बीएसपी सांसद अतुल राय पर युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसे लेकर अतुल राय जेल में है। इस मामले में पवन सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। उनके वकील ने आरोप लगाया कि लड़की ने जब यूपी कॉलेज के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ 2015 में मुकदमा दर्ज कराया था, तब उसने अपनी जन्मतिथि 10 मार्च 1997 बताकर खुद को बालिग बताया था। 2019 में जब उसने अतुल राय के खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया, तो उसने अपनी जन्मतिथि में हेरफेर करते हुए खुद को नाबालिग बताया।
मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को दिखाना चाहता हूं कि पीड़िता ने उस समय जो अपना जन्म प्रमाण पत्र जो अपने उम्र से संबंधित जो सर्टिफिकेट हाई स्कूल का लगाया था वो ये था। इसको कृपया आप कवर कर लें। इसमें पीड़िता ने अपने आप को जो डेट ऑफ बर्थ उसमें दिया गया था, उसमें डेट ऑफ बर्थ जो दिया गया है उसमें 10/3/97 है। आप जो समय पीड़िता ने यूपी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कराया था, उस समय पीड़िता नाबालिग थी। अपने को बालिग बता के इस मुकदमे में उन्होंने सुलह कर लिया। इधर महोबा के खनन व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में पुलिस को करीब 80 दिन बाद पहली बड़ी कामयाबी मिली है। महोबा स्वाट और सर्विलांस टीम ने आरोपी थाना प्रभारी देवेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। वहीं तत्कालीन SP मणिलाल पाटीदार और अरुण यादव की सरगर्मी से अब भी तलाश जारी है। दरअसल कबरई थाना क्षेत्र में रहने वाले विस्फोटक व्यापारी इंद्रकांत की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने के बाद कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने IPS मणिलाल पाटीदार पर मामला दर्ज कराया था। इसके बाद प्रयागराज जोन के ADG के निर्देश पर तत्कालीन SP मणिलाल पाटीदार, कबरई के SO देवेंद्र शुक्ला और कांस्टेबल अरुण यादव के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था। तब से ही तीनों फरार चल रहे थे, पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहे थे। अब पहली बार बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।